हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमएल भार्गव बुक में से कंप्लीट टर्म 1 के चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड गाइस, मैं आपको ऑलरेडी क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमएल अग्रवाल के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज किया था क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं। जो भी वीडियोस मैंने क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बनाई हैं, उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वो सब मटेरियल तो आप लोग इजीली देख सकते हैं। एंड देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके गाइस, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूनिट नंबर 1 नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस के एमएल भार्गव बुक में टोटल 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर मॉड्यूलो अर्थमेटिक एंड सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन, दूसरा चैप्टर है हमारा क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और तीसरा चैप्टर है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूलो अर्थमेटिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। बताना है कि 28 मोड 5 क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग गाइस, इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको 28 को 5 के टेबल पे डिवाइड करना है। तो आप ये देखो कि 28 से छोटा नंबर कौन सा है जो 5 के टेबल पे आता है। आप कहेंगे सर वो नंबर है हमारा 25। तो गाइस, 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 3। 3 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने इसको ओरल सॉल्व कर दिया। बिल्कुल सर, आपको भी ओरली सॉल्व करना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप पेन पेंसिल उठाओगे, कॉपी में नोट करोगे तो फायदा नहीं है। टर्म 1 एग्जाम में आपको ओरल सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 145 को 98 में ऐड करना है और 8 के टेबल पर डिवाइड करके बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है एडिशन मॉड्यूलो का क्वेश्चन है। इसके अंदर हम इन दोनों को अलग अलग 8 के टेबल पर डिवाइड करेंगे और अपने फाइनल रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 145 है, यहाँ पे लिखा 145। इस 145 को डिवाइड करना है 8 पे। तो अगर 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 144 होता है। इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसी तरह गाइस, 98 को भी हमें डिवाइड करना है 8 के टेबल पे। एंड गाइस, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा और 98 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ गया। दोनों के रिमाइंडर्स को ऐड करेंगे तो 1 + 2 करेंगे 3 होगा। 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में गाइज हमें मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो अप्लाई करना है। दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन को 5 के टेबल पे डिवाइड करके बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर मैं 48 को 5 के टेबल पे डिवाइड करूंगा तो 48 से छोटा नंबर है 45, जो 5 के टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होगा। और 48 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर होगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 48 के केस में हमारा रिमाइंडर आ गया 3। एंड 39 को 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 35 हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा। 39 में से 35 को माइनस करेंगे तो 4 हमारा रिमाइंडर होगा। तो 39 वाले को यूज करके हमारा रिमाइंडर आया है 4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा 12। अब हम सब ये जानते हैं कि 12 जो है वो 5 के टेबल का रिमाइंडर नहीं हो सकता। अगर किसी भी नंबर को 5 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 5 से छोटा होगा। तो अब क्या करेंगे, 12 को दोबारा से 5 पे डिवाइड कर देंगे। एंड आपको मालूम है 5 × में 2 होता है 10। दोनों को माइनस करेंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर आ गया, यानी कि आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 के टेबल पे डिवाइड करना था और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 8 के टेबल से डिवाइड करना है। तो गाइज, अगर आप इस 38 को 8 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 8 × में 4 आ जाएगा 32। 38 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 6। इसी तरह गाइज, 42 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 × में 5 40। 42 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर हुआ, तो 6 × में 2। एंड सिमिलर वे में 45 को भी डिवाइड करेंगे तो 8 × में 5 ही 40 होगा। 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × में 2 12।
12 को 5 से करेंगे 60। जो 60 है गाइज ये 8 के टेबल से बहुत बड़ा है, तो हम इसको छोटा में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से डिवाइड करेंगे। तो 8 इंटू में 7 56 हो जाएगा। 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में आप सबसे पहले लिखेंगे दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा सेक्शन ए में, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी ही करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर आप इस 100 को 7 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो x का लीस्ट वैल्यू क्या होगा। x का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, तो x का जो लीस्ट वैल्यू होगा गाइज वो रिमाइंडर ही होगा। तो 100 को 7 पे हमें डिवाइड करना है। 7 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा। 100 में से 98 माइनस करेंगे तो लीस्ट रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए 2। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 6 एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप कट कर लेंगे, अपनी बुक्स में से भी आप इसको कट कर लेना। ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज इट इज आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक। गाइज यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। और चैप्टर 2 में हमें एलिगेशन और मिक्सचर, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, रेसिस एंड गेम और पार्टनरशिप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 एलिगेशन और मिक्सचर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहता है कि जो प्योर मिल्क का कॉस्ट है ना वो 72 रुपीज पर लीटर है। एक मिल्क मैन क्या करना चाहता है, वाटर को ऐड करना चाहता है 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क में, और वो चाहता है कि जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसको 60 रुपीज पर लीटर पे सेल किया जाएगा। तो बताइए कितना वाटर ऐड किया जाए, राइट, कितना वाटर ऐड किया जाए। सो गाइस हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखो हमें क्वेश्चन में प्योर मिल्क का कॉस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिल्क, और मिल्क का यहाँ पे कॉस्टिंग लिख देते हैं, हमारे को दिया हुआ है 72। और मिल्क के ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्वेश्चन कह रहा था मिल्क की जो क्वांटिटी है वो 25 लीटर है, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख दोगे 25 लीटर, ठीक है। मिल्क का क्वांटिटी 25 लीटर है। और इसी के साथ यहाँ पे लिखेंगे वाटर एज कंपैरिजन टू मिल्क। वाटर का कॉस्ट हमेशा हमें 0 लेना होता है, तो यहाँ पे वाटर का कॉस्ट लिखेंगे 0 रुपी पर लीटर। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे लिख दो x लीटर, ठीक है। हमने कितना वाटर ऐड करा, x लीटर वाटर ऐड करा। जब इन दोनों को कंबाइन किया गया, इन दोनों को मिक्स किया गया, तो इन दोनों के मिक्सचर का कॉस्ट आया 60 रुपीज पर लीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 रुपीज पर लीटर। अब इनको माइनस करेंगे, तो 60 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास गाइस 60 आ जाएगा, एंड 72 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 12 आ जाएगा। 60 और 12 को अगर हम 12 के टेबल पे कट करेंगे तो हमारा रेशो आ जाएगा 5:1, ठीक है गाइस। हमारा रेशो कितना आ गया, 5:1। नाउ ये जो रेशो 5:1 है गाइस वो इस 25 लीटर और x लीटर के रेशो के इक्वल होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 1 का जो रेशो है ये इक्वल है 25 डिवाइडेड बाय x के। 5 के टेबल पे 25 को कैंसिल करेंगे 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि हमने वाटर 5 लीटर ऐड किया, और 5 लीटर हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में एक ग्रोसर ने 2 वैरायटी के पल्सेस को जिनका कॉस्टिंग 15 और 20 है उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मिक्सचर का प्राइस डिसाइड किया 16.50 पर केजी होगा। तो हमें रेशो बताना है, किन रेशो में हमने दोनों पल्सेस को मिक्स किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे गाइस फर्स्ट टाइप ऑफ पल्स, और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड टाइप ऑफ पल्स। फर्स्ट टाइप की पल्स की कॉस्टिंग है 15 रुपीज एंड सेकंड की कॉस्टिंग है 20 रुपीज। इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो कॉस्टिंग डिसाइड किया गया 16.50 रुपीज। अगर हम 20 में से 16.50 माइनस करेंगे, 20.00 में से अगर हम 16.50 करेंगे तो 2 सबको कैरी शिफ्ट कर देगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 और 0 का 0 रहेगा, देन 9 में से 6 जाएंगे 3 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। यानी कि इन दोनों को हमने जब माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू बना ये 3.5। ये जो लास्ट में 0 है इसको हम हटा देते हैं, इसको नोट करने का नीड नहीं है, तो 3.5 आ गया। एंड इसी तरह अगर हम 16.5 में से 15 को माइनस करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा सिंपल 1.5, ठीक है गाइस।
तो आपको अगर रेशो फाइंड करना है तो बनेगा 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5। दोनों का पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर वाले का पॉइंट रिमूव होकर के 10 डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर का 10 मतलब पॉइंट रिमूव होने के बाद 10 न्यूमरेटर में आएगा। 10 और 10 कैंसिल हो गया, 35 और 15 को कैंसिल करेंगे तो 7 और 3 आएगा। तो हमारा रेशो बनेगा गाइस 7:3। 7:3 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन है गाइस ये वाला, बताओ। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। कहता है एक मैन जो है वो 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करता है और 6 घंटे का टाइम लगाता है, एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रैवल करता है और 6 घंटे का ही टाइम लगाता है। गाइस डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड को एडिंग करना। तो यहाँ पे लिखेंगे डाउनस्ट्रीम की स्पीड यानी कि x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस यानी कि 32 और डाउनस्ट्रीम का टाइम यानी कि 6। 32/6 को अगर हम 2 के टेबल पे कट करके छोटा करेंगे तो वैल्यू बनेगा x प्लस में y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन में मैन ने अप स्ट्रीम के अंदर 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड होती है माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 14 और टाइम लगा है 6। 14/6 को भी अगर हम 2 के टेबल पे कट कर देंगे, छोटा करेंगे तो बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताने का मतलब है हमें y का वैल्यू डिटरमाइन करना है, और y का जो वैल्यू होता है गाइज आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई में दोनों के क्वांटिटी को माइनस करके हाफ करना होता है। तो हम दोनों को माइनस करेंगे पहले, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 3 में माइनस करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 3 और इसका जो भी आंसर आएगा उसको हाफ कर देंगे, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम y का वैल्यू बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 7 नहीं 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल पे 9 को कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो y का वैल्यू बना गाइज हमारा 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5 और 1.5 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। कितना आसान क्वेश्चन है गाइज। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइज कि अगर ये क्वेश्चन स्पीड ऑफ बोट पूछता तो आंसर क्या होता। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन स्पीड ऑफ बोट पूछता यानी कि अगर आपसे x का वैल्यू पूछता तो आंसर क्या आता। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टार्टिंग की स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि बोट के स्टिल वाटर का स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सिंपल हमें x का वैल्यू दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर, राइट। देन सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम का वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y का वैल्यू क्वेश्चन कहता है कि 4 किलोमीटर पर आवर लेना है। और आगे बताना है टाइम, हमें टाइम बताना है तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो क्वेश्चन कह रहा है टाइम बताइए डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे गाइस। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू दोनों वैल्यू को ऐड करना है, x प्लस वाई करना है, यानी कि बन जाएगा 13 प्लस में 4 और 13 प्लस में 4 यानी कि 17। तो गाइज हमारे पास स्पीड का वैल्यू आ गया 17। क्वेश्चन कह रहा है जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो 68 किलोमीटर है, तो 68 डिस्टेंस की जगह पे आ गया। 17 का कंप्लीट मल्टीपल दिया हुआ है 4 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है गाइज ये वाला। इस वाले क्वेश्चन का भी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप मुझे बताइएगा गाइज कि अगर आपको अप स्ट्रीम में ट्रैवल करना है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सोल्व करके मुझे बताना। ठीक है, अगर आपको अप स्ट्रीम में टोटल मिला करके 63 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो आपका टाइम इंटरवल क्या होगा। ये वाला आपके लिए होमवर्क है और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, और मैंने आपको हमेशा ही पाइप एंड सिस्टम के अंदर एलसीएम मेथड करवाया है, राइट। तो हम इस वाले क्वेश्चन को भी एलसीएम मेथड से ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक पाइप ए है जो टैंक को 20 मिनट्स में फिल करेगा, और एक पाइप बी है जो टैंक को 30 मिनट्स में फिल करेगा। तो गाइज हम ये जानते हैं एलसीएम मेथड के अंदर हमें टाइम का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पाइप ए है, पाइप ए का टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 20 मिनट्स का, और एक पाइप बी है और पाइप बी का हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स का। अगर हम इन दोनों टाइम का एलसीएम लेंगे गाइस तो एलसीएम बनेगा 60, और हमें एक इसके अंदर वेरिएबल डालना है तो वेरिएबल आ जाएगा x, तो 60x लीटर। ठीक है ना गाइस, 60x लीटर हमारा टोटल क्वांटिटी है टैंक का।
यहाँ पे आप फाइंड करेंगे इनका एफिशिएंसी, तो 60x को अगर आप 20 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3x आएगा। तो ये आ गया यहाँ पे 3x लीटर। ठीक है, 3x लीटर जो है वो पाइप ए का कैपेसिटी है, और कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी एफिशिएंसी एक ही हो गया है ना। एंड 60x को अगर हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 2x लीटर। तो पाइप बी का जो कैपेबिलिटी है वो 2x लीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो वाला टाइम इंटरवल बताओ जिस टाइम इंटरवल में दोनों पाइप ने मिलकर टैंक को फिल किया। तो अगर दोनों ने मिलकर फिल किया तो गाइस पहले आप ऐड कर लो पाइप ए और पाइप बी का टोटल कंबाइन एफिशिएंसी कितना है। तो ये वाला 3x लीटर है, ये वाला 2x लीटर है, कह सकते हैं कि टोटल 5x लीटर है ना भाई, टोटल 5x लीटर है। हमें डिटरमाइन करना है टाइम, तो टाइम का वैल्यू निकल जाएगा गाइस टोटल कैपेसिटी यानी कि 60x लीटर डिवाइडेड बाय कंबाइन एफिशिएंसी यानी कि 5x लीटर। ये x लीटर कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 12। और पूरा का पूरा क्वेश्चन का यूनिट मिनट में था तो आंसर बनेगा 12 मिनट। 12 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हम एलसीएम मेथड का ही यूज करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पाइप ए को लगते हैं 5 आवर, पाइप बी को लगते हैं 6 आवर। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइप ए का टोटल टाइम अपने को दिया हुआ है 5 आवर एंड पाइप बी का हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 6 आवर। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पाइप सी जो है वो पूरे भरे हुए पाइप को खाली करता है 12 आवर में। तो पाइप सी जो है इसके ऊपर ऐसे माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि जब इसका एफिशिएंसी लेंगे तो हमें उसको माइनस लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल टाइम इसका दिया हुआ है हमें 12 आवर। इन तीनों को ही कंबाइन करके अगर एलसीएम लिया जाएगा गाइस तो इन तीनों का ही एलसीएम आ जाएगा 60 और वेरिएबल लगाएंगे x, और क्योंकि ये टैंक को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लीटर। 60x लीटर हमारा टोटल कैपेसिटी है टैंक का। पाइप ए 5 आवर्स में 60x लीटर फिल करता है यानी कि जो पाइप ए का कैपेसिटी है, जो पाइप ए का एफिशिएंसी है वो 12x लीटर हो गया। एंड इसी तरह पाइप बी का टोटल मिलाकर के 10x लीटर हो गया। और जो पाइप सी है हमें इसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव लेना है, तो 60x को 12 पे डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, ये -5x लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वो टाइम इंटरवल बताओ जिस टाइम इंटरवल में पूरा का पूरा टैंक फिल हो गया और इन तीनों के तीनों पाइप ने मिलकर काम करा है। इन तीनों ने मिलकर काम करा है तो हमें 12x लीटर में 10x लीटर ऐड करना है और उसमें माइनस करना है 5x लीटर। 12 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में से 5 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास वैल्यू आई है पी ए प्लस में पी बी प्लस में पी सी, टोटल कंबाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू में 17x लीटर। हमें बताना है गाइस टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू 60x लीटर को डिवाइड कर देने का 70x लीटर से। x लीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा गाइस 60 डिवाइडेड बाय 17। 60/17 को गाइस हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर 9 हो जाएगा, डिवाइड में 17 रहेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन का क्वांटिटी आवर था तो हमारा आंसर होगा 39/17 आवर। 39/17 आवर का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 रेसिस और गेम का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इन 1 किलोमीटर रेस, यानी कि जो रेस का टोटल लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलोमीटर का मतलब आ गया 1000 मीटर। कहते हैं ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 10 सेकेंड्स। ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया है और 10 सेकेंड से हरा दिया है। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 50 मीटर से हराया है और टाइम की बात करें तो 10 सेकंड से हराया है। तो हमें बताना है ए ने इस रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया था, जरा ये बताइए। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए, पहले समझो इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है। तो गाइज हुआ क्या, ए ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा और ए ने ये पूरा का पूरा 1000 मीटर रन कर लिया, एंडिंग पॉइंट पर आ गया। ठीक है, ए यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पर आ चुका है और इसने पीछे मुड़कर देखा। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो बी भी भाग रहा था, तो बी भाग रहा था तो बी पहुंचा था यहां तक। भाई बी जो है वो ए से पीछे था तभी तो ए जीता। तो ए ने पीछे मुड़ के देखा, अरे बी तो पीछे है अभी।
तो ए को पता चला कि ये जो बी पीछे है ना, तो बी कितना पीछे है, जो बी है वो 50 मीटर पीछे है। पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करो। ए तो पूरा रेस के एंड पॉइंट तक चला गया, फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे बी तो बहुत पीछे है अभी तो कितना पीछे था, बी 50 मीटर था। बट गाइस बी ने भी इस रेस को एंडिंग पॉइंट तक गया होगा। भाई जब ए ने पीछे मुड़कर देखा तो बी यहां पर है, लेकिन खत्म तो रेस बी भी करेगा। तो रेस को फिनिश करने के लिए, यानी कि इधर पॉइंट से इधर वाले पॉइंट तक आने के लिए बी को कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड लगा है। ठीक है जी, कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड लगा है। तो आप दोस्तों इसको कंबाइन करके ना बी का स्पीड डिटरमाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी अपॉन में टाइम टेकन ऑफ बी। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी 50 मीटर और टाइम ले रहा है 10 सेकेंड्स का, यानी कि हमारे बी का स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया गाइस, 5 मीटर पर सेकेंड। जो पूरा का पूरा रेस का लेंथ है वो 1000 मीटर है। तो यहां से गाइस हम टाइम फाइंड कर लेंगे कि बी का टाइम कितना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप गाइस डिस्टेंस को डिवाइड करोगे स्पीड से। डिस्टेंस था पूरा 1000 मीटर, क्योंकि बी ने भी पूरा 1000 मीटर कंप्लीट करा और बी का स्पीड है 5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 200 सेकेंड्स। कितना आ गया, 200 सेकेंड्स। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए ए का टोटल टाइम कितना है। गाइस जो ए है उसने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। अगर 10 सेकंड से हराया है गाइस, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ए का टाइम है वो बी के टाइम से 10 सेकंड कम है। तो जो बी का टाइम है वो 200 सेकंड्स है। 200 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 190 सेकंड्स। ठीक है गाइस, टाइम ए का कितना आ गया, 190 सेकंड्स। 190 सेकंड्स का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइज, ये तो रही इस क्वेश्चन की बात। अब हमारे एग्जाम में ना पूछा जा सकता है कि बताइए ए का स्पीड कितना है। तो अगर गाइज हमें ए का स्पीड फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन बाय ए। यानी कि गाइज आपको यहां तक तो करना ही पड़ेगा और स्पीड का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए ने भी पूरा 1000 मीटर ही चला है, लेकिन इसने टाइम कितना लगाया, तो इसने 190 सेकेंड्स का टाइम लगाया। 0 0 कट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 100/19 और 100/19 को सॉल्व करेंगे, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 19 इंटू में 5 95, रिमाइंडर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 19। तो ये स्पीड है हमारे ए का। ठीक है गाइस, तो इस वाले को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से आप इसको ऐसे स्टार बना के लिख लेना। आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए डायरेक्ट स्पीड ऑफ ए क्या है। तो स्पीड ऑफ ए डिटरमाइन करने के लिए पहले आप टाइम ऑफ ए डिटरमाइन करोगे, उसके बाद आप स्पीड ऑफ ए डिटरमाइन करोगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन ए रेस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर के रेस में दो फ्रेंड ए और बी के स्पीड का रेशो है 3:4। गाइस 3:4 स्पीड के रेशो होने का मतलब है यही इनके डिस्टेंस का भी रेशो है। दोबारा बोलो मेरे साथ, यही इनके डिस्टेंस का भी रेशो है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाइज, हमें दो फ्रेंड ए और बी के स्पीड का रेशो दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशो यहाँ पे ऐसे लिखोगे A:B, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो A:B है ना वो 3:4 है। और मैंने आपको बताया जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। तो डिस्टेंस का भी रेशो आ जाएगा 3:4। गाइज डिस्टेंस के रेशो 3:4 होने का मतलब ये है, पहले तो आप यहाँ पे रेशो फैक्टर x ले लो। ठीक है ना गाइज, रेशो फैक्टर कितना ले लो आप यहाँ पे x ले लो। तो अगर गाइज रेशो फैक्टर x ले लोगे तो आपका आंसर बनेगा डिस्टेंस ऑफ a इज इक्वल टू में 3x मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ b इज इक्वल टू में 4x मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ a है 3x मीटर और डिस्टेंस ऑफ b है 4x मीटर। यानी कि गाइस इसका मतलब ये है कि जो a है वो 3x मीटर चलेगा और जो b है वो 4x मीटर चलेगा। तो गाइस हम ये तो अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि जो b है वो 1 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। जो b है वो 1 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, 1x मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये पूरा रेस कोर्स है। ठीक है, दिस इज द रेस कोर्स। ए ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा, यहाँ से लेके यहाँ एंडिंग पॉइंट पर आ गया। ए यहाँ पे एंडिंग पॉइंट आ गया तो हमारी रेशो के अकॉर्डिंग इसने चला है 4x मीटर। इसी तरह गाइस जो बी है, बी ने चला है 3x मीटर, यानी कि थोड़ा सा आगे खड़ा था
तो यहां से लेके यहाँ एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा, बी आ गया और बी ने चला है ये 3x मीटर। गाइस जो ये वाला डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस का मतलब है, इस वाले गैप का मतलब है ए ने बी को बोला कि तुम मुझसे जाके 1x मीटर आगे खड़ा हो जा। ए ने बी को बोला तू मेरे से आगे जा करके खड़ा हो जा। आई थिंक मैंने डायग्राम गलत बना दिया। ए इज टू बी, बी ने 4x मीटर चलाया ना, हाँ मैंने यहाँ पे नेमिंग गलत कर दिया। गाइस आप नेमिंग करेक्ट कर लो, ये ए नहीं आएगा बी आएगा। बाकी जो मैंने एक्सप्लेन करा है ना वो एकदम सही है। यहाँ पे ये बी आएगा, बी का डिस्टेंस है 4x मीटर और ए का डिस्टेंस है 3x मीटर। तो बी ने ए को बोला कि तू मेरे से आगे जाके x मीटर आगे खड़ा हो जा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए गेट्स ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, यानी कि ए कितना आगे खड़ा हुआ था, तो 140 मीटर आगे खड़ा था। आई थिंक गाइज 140 नहीं आएगा, ये ना यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो आप। ये 140 ना होकर के 120 होगा। कितना होगा गाइज, ये 120 होगा। ठीक है 120 करेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। तो ए ने 120 मीटर आगे खड़ा हो गया। ए अगर 120 मीटर आगे खड़ा हो गया गाइस, तो हमारे रेशो के अकॉर्डिंग ये x मीटर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 120 मीटर है। यानी कि गाइस हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है टोटल मिलाकर के 120 मीटर है। x का वैल्यू 120 मीटर है। अगर गाइस हमारे x का वैल्यू 120 मीटर है तो कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ a है 3 मल्टीप्लाई बाय 120, 3 मल्टीप्लाई बाय 120 यानी कि 360 मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ बी है गाइस 4 मल्टीप्लाई बाय 120, 4 मल्टीप्लाई बाय 120 का मतलब कितना आ गया, 480 आ गया। कितना आ गया गाइस, 480 आ गया। लेकिन गाइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेस तो टोटल मिलाकर के 500 मीटर का था। कितने मीटर का था, 500 मीटर का था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया। तो गाइस देखो जो बी है इसने सिर्फ 480 मीटर चलना था इसको 500 मीटर, 500 मीटर का रेस था, चलना था 500 मीटर, चला है 480 मीटर। तो कह सकते हैं कि 20 मीटर से हार गया। और अगर 20 मीटर से हार गया यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट आया है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है इन ए गेम ऑफ स्नूकर, स्नूकर की गेम में ए ने बी से बोला कि अगर तू मेरे से 16 पॉइंट कम बनाएगा ना टोटल 80 पॉइंट में से, तब भी तू गेम को जीत जाएगा। यानी कि गाइस क्वेश्चन कहता है कि जो अगर ए है 80 पॉइंट्स बनाता है, अगर ए 80 पॉइंट्स बनाता है तो इसके कंपैरिजन में जो बी है वो 16 पॉइंट कम बनाता है। 80 में से 16 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट ओनली 64 पॉइंट्स। तो जो बी है वो 64 पॉइंट्स बनाता है। आगे कहता है एंड ए कैन गिव सी 15 पॉइंट्स इन द 90। इसका मतलब ये हुआ गाइस अगर किसी गेम में नहीं, स्नूकर की ही गेम में अगर ए 90 पॉइंट्स बनाएगा तो इसके कंपैरिजन में जो सी वाला महाशय है सी 15 पॉइंट कम बनाएगा। 15 पॉइंट कम बनाने का मतलब है गाइस ही विल ओनली मेक 75 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन कहता है जरा ये बताइए जो हमारा सी है वो बी को 50 पॉइंट्स की गेम में कितने पॉइंट्स की छूट देगा। हाउ मेनी पॉइंट्स सी कैन गिव बी इन ए गेम ऑफ 50। 50 पॉइंट की गेम में जो सी है वो बी को कितने पॉइंट का छूट देगा। सो गाइज आप मुझे ये बताओ इन दोनों डेटा के अंदर कॉमन पर्सन कौन है। इन दोनों डेटा के अंदर गाइज जो कॉमन पर्सन है वो कौन है, जल्दी से मुझे आप आंसर बताओ। आप कहेंगे सर ये जो ए है ना ये कॉमन है, सर जो ये ए है ना ये कॉमन है। गाइज अगर ए जो है वो कॉमन पर्सन है तो ए के पॉइंट तो डिफरेंट है। देखो गाइज यहाँ पे ए के 80 पॉइंट है और यहाँ पे ए के 90 पॉइंट है। ये कैसे हो सकता है, एक ही पर्सन है ए ने ही बी को भी छूट दे रखी है और ए ने ही सी को भी छूट दे रखी है। तो गाइज ए के टोटल पॉइंट डिफरेंट क्यों है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ए के पॉइंट्स को सेम करेंगे और ए के पॉइंट्स को सेम करने के लिए गाइज आप यहाँ पे पहले इनका रेशो डिटरमाइन कर लो। इन दोनों को गाइज आप डिवाइड कर दो 16 के टेबल पे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 and 4।
और इन दोनों को गाइज आप डिवाइड कर दो 15 के टेबल पे, तो आंसर आ जाएगा 6 और 5। नाउ गाइज ए के पॉइंट्स एक जगह पे 5 हैं और दूसरी जगह पे 6 हैं, तो गाइज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और गाइज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जो ऊपर वाला 5 था नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे वाला 6 था ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू में 6 30 और 6 इंटू में 4 24। और यहाँ पे सेम टू सेम ये आ जाएगा 5 इंटू में 6 30 और 5 इंटू में 5 25। कितना आसान हो गया गाइस, जरा मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पे ए के भी 30 पॉइंट हो गए हैं और यहाँ पे भी 30 पॉइंट हो गए हैं, तो गाइस अब हम यहाँ पे बी और सी को कंपेयर कर लेंगे। तो देखो अगर सी हमारा 25 पॉइंट बनाता है तो इसके कंपैरिजन में बी 24 पॉइंट बनाता है। अगर सी 25 पॉइंट बनाता है तो बी 24 पॉइंट बनाता है। यानी कि गाइस हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 पॉइंट का, तो जो सी है वो बी को 1 पॉइंट का छूट दे देता है। जो सी है वो बी को 1 पॉइंट का छूट दे देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर गेम 50 पॉइंट का होगा तो कितने का छूट दिया जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पे लिखो सी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, आपको याद है ना रेसिस एंड गेम में रेशो मेथड यूज करते हैं, तो सी अपॉन बी यूज करेंगे। को हमें पता चला गाइज सी जो है वो 25 पॉइंट बनाता है और बी को 1 पॉइंट का छूट देता है। सी 25 पॉइंट बनाता है और बी को 1 पॉइंट का छूट देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पता लगाओ अगर सी 50 पॉइंट बनाएगा तो कितने पॉइंट का छूट देगा, तो मान लेते हैं x पॉइंट का छूट देगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x का वैल्यू आ गया 2, यानी कि 50 पॉइंट की गेम में जो हमारा सी है वो बी को 2 पॉइंट का छूट देगा। 2 पॉइंट के छूट देने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड गाइस मैंने कंप्लीट यूनिट नंबर 1 का वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। बेसिक अच्छे से करने के लिए आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और कहता है ए बी और सी इन्वेस्ट करते हैं 6300, 4200 एंड 10500 इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। तो बताइए अगर साल के अंत में 12100 का प्रॉफिट होता है तो ए का शेयर कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, ये वाला बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो टाइम है वो ए बी और सी का सेम है, तो जो इनके कैपिटल का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्रॉफिट रेशो, P फॉर प्रॉफिट रेशो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है ना, ऐसे करके लिख दो ए बी एंड सी। तो ए का कैपिटल है 6300, हमारे बी का कैपिटल है 4200 एंड सी का कैपिटल है 10500। गाइज इन दोनों जीरो को कैंसिल कर दो, तो आंसर बनेगा 63:42:105। नाउ गाइज 63, 42, 105 को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। तो गाइज अगर हम 63 को 3 के टेबल पे कट करेंगे तो बन जाएगा 21, यहाँ पे रेशो साइन। 42 को कट करेंगे गाइज तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 एंड 105 को कट करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 21, 14 एंड 35 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 इंटू में 3 आ गया, 7 इंटू में 2 आ गया, 7 इंटू में 5 आ गया, यानी कि गाइज रेशो आ गया 3:2:5। इसी के साथ यहाँ पे गाइज इनका सम देख लो कितना आएगा, सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो के लिए 3 प्लस में 2 प्लस में 5 कर देंगे, यानी कि वैल्यू बन जाएगा 10। गाइज अगर हमें ए का शेयर डिटरमाइन करना है तो ए का शेयर यहाँ पे देखो कितना है, 3 है। 3 कितने में से है, 10 में से है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 10 ए का शेयर है। और प्रॉफिट हुआ है इनको 12100 का, 12100 का। 0 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया। 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6 और 3 को 1 से करेंगे 3, तो 3630 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 3630 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। गाइज यहाँ से यूनिट नंबर 1 का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, मीन्स न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो देखिए जरा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के एमसीक्यू कैसे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू।
बताना है हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या होगा अगर x एक इंटीजर है। तो गाइज यहाँ पे फटाफट लिखेंगे, वी हैव गिवन 3x प्लस में 8 ग्रेटर देन 2। ये जो प्लस 8 है यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 2 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस में 6 आएगा और यहाँ पे 3x आएगा। 3 के टेबल पे अगर हम x को 6 को कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर देन है -2 से, और क्वेश्चन कहता है कि जो x है ना वो एक इंटीजर है। सो देखिए गाइस, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज एन इंटीजर, तो हमारे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका डाउट होगा कि सर ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं आया। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले तो इन्होंने करली ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, और करली ब्रैकेट का मतलब होता है जो करली ब्रैकेट में डिजिट्स प्रेजेंट हैं वही हमारा आंसर है। एंड करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे -2 भी प्रेजेंट हो रखा है, एंड हमारा आंसर निकला था -2 से बड़े इंटीजर चाहिए, -2 नहीं चाहिए। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा था कि सभी के सभी इंटीजर। भाई जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि सभी इंटीजर, लेकिन हमें सभी इंटीजर नहीं चाहिए, हमें -2 से बड़े इंटीजर चाहिए। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी भी तो -2 से इंफिनिटी ग्रेटर इंटीजर को शो कर रहा है। भाई जब हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को लिखते हैं ना, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू हम गाइस रियल नंबर के केस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? रियल नंबर के केस में लिखते हैं, क्योंकि इसमें -2 से बड़े इंटीजर भी हैं, -2 से बड़े रैशनल नंबर भी हैं, -2 से बड़े इररेशनल नंबर भी हैं। -2 से इंफिनिटी में ये बात पक्की है कि इसमें ग्रेटर इंटीजर आएंगे, लेकिन ग्रेटर इंटीजर के साथ में इसमें दूसरे नंबर भी आ जाएंगे, रैशनल नंबर भी आ जाएंगे इसके अंदर, यानी कि -2.1 भी आएगा, -2.2 भी आएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह के ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल वाले चीजें लिखी होती हैं वो रियल नंबर को शो करती हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा था कि जो आपका आंसर है वो इंटीजर की टर्म्स में आएगा, नंबर की टर्म्स में नहीं आएगा, रियल नंबर की टर्म्स में नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, बोला जा रहा है, बोला नहीं जा रहा बल्कि क्या कहते हैं कि इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो अगर x का वैल्यू एक रियल नंबर होगा। तो गाइस सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 5 लेसर देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में x ग्रेटर देन 3। ठीक है ना गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सिंपल। तो ये वाला 3 इस वाले 3 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 9, विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 रहेगा। ये वाला 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 25, लेसर देन इक्वल टू रहेगा, और यहाँ पे 2 माइनस x आ जाएगा। गाइस अगर हम 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, एंड 9 को -2 से करेंगे -18 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। 25 को 2 से करेंगे गाइस तो 50 आएगा, 25 को x से करेंगे तो नेगेटिव ऑफ 25x आ जाएगा। ये नेगेटिव 25x यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 34x। और ये जो 18 है यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लेसर देन इक्वल टू सेम रहेगा। 50 में 18 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 34 का कंप्लीट मल्टीपल 68 है, 2 पे कैंसिल होगा, यानी कि आंसर होगा x इज लेसर देन इक्वल टू 2 वेयर x इज ए रियल नंबर। ठीक है, वेयर x इज ए रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं गाइस, x इज लेसर देन 2 ये लिखा हुआ है और x इज रियल नंबर ये लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कितना आंसर आ गया गाइस? ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वेरी वेरी गुड। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बोला जा रहा है कि x, y और b जो है ना ये तीनों रियल नंबर हैं, और कंडीशन दिया हुआ है कि जो x का वैल्यू है ना ये y से छोटा है, और ये भी कहते हैं कि जो b का वैल्यू है वो 0 से छोटा है। गाइस जो b का वैल्यू है वो 0 से छोटा है, यानी कि जो b का वैल्यू है वो नेगेटिव है। सही बात है गलत बात है? बताओ गाइस, आप ये बात को समझ पा रहे हो? b का वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि b का वैल्यू नेगेटिव है। और अगर गाइस हमारे b का वैल्यू नेगेटिव है, एंड आप देख सकते हैं चारों के चारों ऑप्शन में इन्होंने b से डिवाइड किया हुआ है, तो गाइस अगर हम इसको b से डिवाइड करेंगे, इसको भी b से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि b एक नेगेटिव है, तो गाइस आपको मालूम है इनइक्वालिटी में जब माइनस वाले नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है।
इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ये वाला साइन ना आकर के अब ऐसे वाला साइन आएगा, तो x अपॉन बी ग्रेटर देन y अपॉन बी होगा। तो यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है। तो देखो भाई, ये लिख देंगे माइनस में 3x है, प्लस में 17 है, लेसर देन माइनस में 13 है। ये 17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 30 आएगा। यहाँ पे रहेगा माइनस 3x और लेसर देन। गाइज मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि जब आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो गाइज अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ये वाला इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आएगा +10। तो x का वैल्यू 10 से ग्रेटर है। ठीक है ना गाइस, x का वैल्यू 10 से ग्रेटर है। अगर x का वैल्यू 10 से ग्रेटर है गाइस, तो आप इसको इंटरवल नोटेशन में लिखोगे ओपन इंटरवल 10 से इंफिनिटी। क्या लिखोगे? ओपन इंटरवल 10 से इंफिनिटी बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है, फटाफट सोल्व करेंगे इसको। 1/2 तो 1/2 ही रहने देंगे, विद इन ब्रैकेट गाइस इस वाले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 3x में ऐड कर देंगे 20 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल टू सेम रहेगा। ये जो 1/3 है ये भी सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट x माइनस में 6 आएगा। गाइज अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 3x प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 10 है और इक्वल टू ग्रेटर देन सेम रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई x माइनस में 6 सेम रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस में 20 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सेम रहेगा। ये वाला 10 जो है इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 6 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ गया, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 60 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू सेम रहेगा। 10 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और 10 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा। ठीक है ना गाइज, ये वाला जो पॉजिटिव 10x है यहाँ पे लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस के 9 में -10 करेंगे, माइनस का x आ गया। ये 60 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस होगा, -60 -120 हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया -120। नाउ गाइज हमें पॉजिटिव x का वैल्यू चाहिए था, नेगेटिव x का वैल्यू नहीं चाहिए था। तो हम जब इस x में से नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे, यानी कि इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से कैंसिल करेंगे, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा x इज लेस देन इक्वल टू 120। कितना आंसर होगा? x इज लेस देन इक्वल टू 120, यानी कि 120 से आंसर छोटा है। 120 से आंसर हमारा छोटा है, और 120 भी है, इक्वल टू का साइन है, यानी कि 120 भी है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद इन क्लोज इंटरवल -इंफिनिटी से 120। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के जो ऑप्शन है ना ये गलत हैं, तो इन वाले ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच नहीं होगा, इसके ऑप्शन गलत हैं। नाउ गाइस अगर हमें अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस वाले 3 को रिमूव करोगे। पॉजिटिव 3 को रिमूव करने के लिए -3 को लाना पड़ेगा, तो -3 को लेके आएंगे तो -4 -3 -7 हो जाएगा। 11 में -3 करेंगे 8 रहेगा, 3 में 3 माइनस करेंगे 3 वैनिश हो जाएगा, लेस देन सेम रहेगा, यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा। नाउ गाइस इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको यहाँ पे 2 को वैनिश करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के 2 को रिमूव करने के लिए 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का डिवाइड करोगे तो बनेगा माइनस में 7/2 लेस देन, यहाँ पे x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये 8/2 हो जाएगा। माइनस में 7/2 का मतलब है माइनस में 3.5 लेस देन वैल्यू x रहेगा, एंड लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 4 आएगा। तो हमारा आंसर होगा -3.5 लेसर देन x लेसर देन इक्वल टू 4। और अगर आप इसको इंटरवल नोटेशन में लिखोगे तो -3.5 पे ओपन इंटरवल आएगा, कोमा लगा करके 4 पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एंड आप देख सकते हैं ये वाला आंसर हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे जैसे हम डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते थे, सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करके।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ना एक ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है ना हमेशा 0 से ग्रेटर है। गाइज अगर एक फ्रैक्शन a अपॉन में b 0 से ग्रेटर है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो a अपॉन में b है ना ये हमेशा पॉजिटिव आंसर रहना चाहिए। कैसा आंसर रहना चाहिए? वेरी वेरी गुड, पॉजिटिव आंसर रहना चाहिए। सो गाइज सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो गाइज इसके क्रिटिकल पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए आप पहले इस न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट कर लो। न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करोगे तो वैल्यू आएगा 3, यानी कि नंबर लाइन पे आपका पहला आंसर आ गया 3। ठीक है, पहला आंसर आ गया 3। देन गाइज इस डिनोमिनेटर को 0 कर लो। x प्लस 5 0 करोगे तो x का वैल्यू माइनस में 5 आएगा और माइनस का 5 3 से छोटा है तो -5 इस तरफ को आएगा। नाउ गाइज हमें ये डिसाइड करना है क्या हम माइनस का 5 आंसर ले सकते हैं। क्या हम माइनस का 5 आंसर ले सकते हैं? क्योंकि मैंने अगर -5 इसके अंदर सब्सिट्यूट कर दिया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा गाइज -5 पे ना ओपन इंटरवल आएगा। कैसा इंटरवल आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। नाउ गाइज हमें डिसाइड करना है क्या इसका न्यूमरेटर 0 हो सकता है? 100% हो सकता है। न्यूमरेटर का वैल्यू 0 100% हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन कैसा लगा हुआ है? ग्रेटर देन का लगा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो अगर आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहना चाहिए गाइस, इसका मतलब ये है कि 3 वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो 3 पे भी ओपन इंटरवल आएगा। सर ये बात हमें समझ नहीं आई, दोबारा समझिए, एक बार दोबारा समझिए। हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है, तो अगर इसके न्यूमरेटर का वैल्यू 0 होगा तो फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। एकदम 100% करेक्ट बात है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल आंसर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर आंसर 0 नहीं आना चाहिए तो हम उस पर ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। नाउ गाइज आपको अब 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू अपने फ्रैक्शन में पुट करना है। मान लेते हैं हमने 10 पुट करा। अगर गाइज हम 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस में 3 को सोल्व करेंगे तो वैल्यू 7 हो जाएगा। एंड अगर हम 10 में 5 प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारा 15 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 7/15 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे है ये पॉजिटिव। -5 से 3 का कोई वैल्यू लेंगे तो गाइज 0 ले लेते हैं। तो अगर मैं 0 माइनस में 3 करूंगा और 0 प्लस में 5 करूंगा तो 0 माइनस 3 -3, 0 प्लस 5 5, यानी कि वैल्यू आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव साइन। और -5 से कोई छोटा वैल्यू लेना है तो -10 ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं। तो वैल्यू बनेगा -10 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय -10 और प्लस में 5 इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय -5 माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। 13/5 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। नाउ गाइस क्वेश्चन कैसा था भाई? आंसर हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हमारा आंसर पॉजिटिव गाइस एक तो इस तरफ रह रहा है और एक गाइस हमारा आंसर पॉजिटिव इस तरफ को है, यानी कि गाइस हमारा आंसर होगा x इज ग्रेटर देन 3 और यहाँ पे हमारा आंसर होगा x इज लेस देन -5। x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -5। जरा चेक करो कौन से ऑप्शन में है। वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। ओके गाइस, समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम फटाफट स्पीड से सोल्व करेंगे। 5 माइनस में 2x डिवाइडेड बाय 3 सेम रहेगा। 6 का 5 के साथ एलसीएम लेंगे, लेसर देन इक्वल टू सेम रखेंगे तो बनेगा x माइनस में 30 डिवाइडेड बाय 6। 3 के टेबल पे 6 को काटा मारेंगे 2 आएगा। अब इस वाले 2 को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 5 करेंगे 10 और 2 इंटू 2 करेंगे 4x, लेसर देन इक्वल टू सेम एंड x माइनस 30 विल बी सेम। ये वाले x को यहाँ पे उठा के फेंकोगे तो बन जाएगा माइनस में 5x और 10 को यहाँ फेंकोगे तो आएगा 40। -40 आएगा लेसर देन -40। इस -5 को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। गाइस नेगेटिव को ट्रांसफर कर रहे हो, नेगेटिव को ट्रांसफर कर रहे हो तो नेगेटिव का मतलब है अब ये वाला साइन फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। माइनस के 40 को माइनस के 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, तो वैल्यू बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि ये जो 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
तो गाइस इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम बारी बारी करके सारे ऑप्शन को पुट करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आंसर होगा 4 और 3। तो 4 और 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पे 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, y की जगह पे 3 तो वैल्यू आएगा +3 और माइनस कर देंगे 8। 8 प्लस 8 और 8 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 3। क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? इक्वल टू तो हो नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली ग्रेटर देन तो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। इसके ऊपर हम ऐसे करके स्टार लगा देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी को पुट करके देखते हैं। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी कहता है आंसर होना चाहिए 1 और 3। गाइज अगर 1 और 3 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पे 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। y की जगह पे 3 है तो एडिंग करेंगे इसमें 3 और माइनस करेंगे 8। 2 प्लस 3 करेंगे 5, 5 में 8 माइनस करेंगे नेगेटिव ऑफ 3। गाइज क्या नेगेटिव ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? इक्वल टू तो हो नहीं सकता, लेकिन -3 ग्रेटर देन 0 नहीं है, -3 0 से छोटा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाली बात गलत है। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी कहता है आंसर होगा 0 और 7। इस 0 और 7 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू बनेगा 2x, 2x यानी कि 0। फिर आएगा y यानी कि 7 -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू तो 0 हो नहीं सकता, लेकिन -1 0 से बड़ा भी नहीं हो सकता। -1 0 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो जहां पे हमने ऑप्शन नंबर ए को स्टार मार्क करा था, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना गाइस, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें पॉइंट दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि पॉइंट इस इनइक्वेशन को किस पॉइंट पे सेट करेगा। सो गाइस डायरेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का मतलब है एलसीएम ले लेते हैं। इस वाले 3 को अगर इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 3x। इस वाले 2 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 2y। और क्योंकि इनका एलसीएम 6 आएगा तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6। इसके डिनोमिनेटर में है 6 और यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 के उठा के यहाँ पे 0 के पास फेंको तो बन जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ गाइज इस इक्वेशन के अंदर हम अपने पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है 0 और 1। ऑप्शन नंबर ए है गाइज 0 और 1। तो x की जगह पे 0 करेंगे, 3 इंटू में 0 0। y की जगह पे 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। देन है नेगेटिव ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह आ गया माइनस में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 ना ही 0 की इक्वल है और ना ही 0 से बड़ा है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है गाइज 1 और 5। अगर x की जगह पे 1 आएगा, 3 इंटू में 1 3 हो जाएगा। y की जगह पे 5 आएगा तो 2 इंटू में 5 हो जाएगा, टोटल 10। इसमें से माइनस करेंगे 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 में 10 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 माइनस करेंगे 7, तो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 7 हमारा 0 के बराबर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, यानी कि गाइस हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर सी को चेक नहीं करूंगा। आपने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सभी पॉइंट के ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी पे सेटिस्फाई हो चुकी है, तो मैं आगे इसको सोल्व नहीं करूंगा। हमारा कंफर्म आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गाइज यहां से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा। एंड अलजेब्रा यूनिट से हमारे इस बुक में टोटल 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। गाइज मैट्रिसेस का पहला एमसीक्यू कहता है, सपोज करिए P और Q दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर 3 क्रॉस n और n क्रॉस p है। यहाँ पे लिख लेते हैं गाइज, जो एक P मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस n एंड जो Q मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, तो आपको बताना है गाइज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ P मल्टीप्लाई Q। अगर हम इसके अंदर P और Q का मल्टीप्लाई करें तो इनका ऑर्डर क्या होगा। गाइज आपको ये अच्छी तरह मालूम है, हम जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। यानी कि गाइज ये वाला n और ये वाला n सेम होना चाहिए, तो n इक्वल टू n तो हो गया।
नाउ गाइज सेम होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम होता है, यानी कि जो आंसर होगा वो इसका 3 क्रॉस पी होगा। 3 क्रॉस पी होगा, 3 क्रॉस पी बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लड्डू लेवल का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहते हैं कि बताइए ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या इनमें से कोई नहीं है। सो गाइज हम देख सकते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब है गाइज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे सर डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू 0 है। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट तो मैट्रिक्स तो आप जानती हैं यार, आई होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डेफिनेटली नहीं है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने के रीजन की वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गाइज कैपिटल ए जो है वो मैट्रिक्स है, स्मॉल आई जे इसका एलिमेंट है, मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 2 का, और कंडीशन दिया हुआ है जो ए आई जे है वो आई प्लस जे होगा। यानी कि गाइज आपको A11 पता लगाना है, A12 पता लगाना है, A21 पता लगाना है और A22 पता लगाना है। कंडीशन कहते हैं कि जो एलिमेंट निकलेगा ना वो आप इनको एडिंग कर दो। ये जो बेस वैल्यू हमने नोट करी है इनको एडिंग कर दो, तो 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 2 + 2 करेंगे 4 आएगा। यही हमारे एलिमेंट आएंगे 2 3 3 और 4। 2 3 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। गाइस ऐसे क्वेश्चन में ना जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे इन्होंने ए पूछा था तो हमारा आंसर वही आ गया 2 3 3 4। लेकिन आपको याद है मैं जब आपको ML अग्रवाल के MCQ करवा रहा था, या फिर आई थिंक मैं जब आपको सैंपल पेपर का सोल्यूशन करवा रहा था, तो उस वाले सोल्यूशन में क्वेश्चन ने पूछा था ए स्क्वायर बताओ। क्योंकि सीबीएसई चंट हो गई है, सीबीएसई को मालूम है बच्चे प्रैक्टिस करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन का, तो सीबीएसई आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये तो देगा और आप आंसर टिक भी कर दोगे, लेकिन सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा होगा बताइए ए स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो अब मैं भी आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि बताइए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x और y का वैल्यू बताना है गाइस। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले 4x को इक्वेट कर देंगे x + 6 से। अपने मन में सोल्व करके देखते हैं। 4x का वैल्यू x + 6 है, x यहां से उठा के इधर आ जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 पे 6 को काट देंगे 2 होएगा, x का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया गाइस? x का वैल्यू 2 आ गया। अरे समझे नहीं क्या? 4x का वैल्यू जो है वो x प्लस में 6 है, इसको यहाँ पे लेके आओ तो ये 3x हो जाएगा। 3x का वैल्यू 6 है यानी कि x का वैल्यू 2 है। कितना सिंपल है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है गाइस तो इन फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लो। आप कहेंगे सर हम तो इसको कंपेयर करेंगे, करो ना गाइस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो अभी हम फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। 2x प्लस में y का टोटल वैल्यू 7 है, x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू में x करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस में y का टोटल वैल्यू 7 है, कह सकते हैं हमारे y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, लड्डू लेवल का क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि a और b अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो बताइए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा। वेरी 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 सिंपल बात है गाइस, इसका जो आंसर होगा उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस में ab, फिर माइनस में ba और माइनस में b स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोडक्ट होता है वो क्या नहीं होता, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो हमारा आंसर यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी ए माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कहें तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी से आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से नहीं हो रहा ना लायकों, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आएगा। ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ओके गाइस,
नाउ गाइस इस वाले क्वेश्चन में भी ना आपको ध्यान रखना है, कहीं आप सोचो कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ऑप्शन है आंसर नलायकों। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि इसको 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 करके नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 से आसान क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मैट्रिक्स चैप्टर में कोई भी नहीं हो सकता। आपको बताना है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो गाइज यानी कि मुझे इस वाले मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया 1 0 0 0 1 0 ए बी और -1 ए बी -1, देन दोबारा से 1 0 0 0 1 0 ए बी और -1, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस अगर 1 0 0 को 1 0 ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा 1 प्लस में 0 प्लस में 0, और 1 प्लस में 0 प्लस में 0 हो जाएगा 1। देन गाइस 1 0 0 को 0 1 बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 को 0 1 बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0 आएगा, यानी कि वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह गाइस 1 0 0 को 0 0 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 प्लस में 0 प्लस में 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर 0 आ गया। ठीक है ना गाइस। इसी तरह अब सेकंड वाले रो का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 0 1 0 को अगर 1 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर यहाँ पे 0 आ गया। फिर इसी तरह 0 1 0 को 0 1 बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस में 0 आएगा, यानी कि आंसर 1 आएगा। और अगर लास्ट में 0 1 0 को 0 0 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0 आएगा, यानी कि आंसर 0 आएगा। ए बी -1 को अब रो 3 पे आ गए, ए बी -1 को 1 0 ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी -1 को 1 0 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगा ए प्लस में 0 माइनस में ए और ए कैंसिल होके आंसर बना देंगे 0। ए बी -1 को 0 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 प्लस में बी माइनस में बी और प्लस बी माइनस बी 0 हो गया। देन ए बी -1 को 0 0 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा। अरे भैया -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 ही तो आएगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 आएगा। तो आप जानते हैं कि ये वाला एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन था गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी का वैल्यू ए है, बी ए का वैल्यू बी है, तो बताइए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो बी स्क्वायर का वैल्यू है वो बी मल्टीप्लाई बाय बी होगा। इस वाले बी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा था ना बी की जगह पे आप बी ए लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको ऐसे बी ए, और ये वाला बी यहाँ पे रिपीट करेंगे तो इस तरह से। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि जो a इंटू बी है वो a है, तो ये जो a इंटू बी है गाइज ये वाला a है, तो ये आएगा b मल्टीप्लाई बाय a। और फिर क्वेश्चन कह रहा था ये वाला जो बी ए है ये b है, तो ये वाला जो बी ए है किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यानी कि जो बी स्क्वायर का वैल्यू है वो गाइज b के इक्वल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि जो a है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें a स्क्वायर जो है वो a के इक्वल है। तो बताना है i माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a क्या होगा। तो सबसे पहले तो गाइज हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इट विल बिकम आई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ia। सही बात है ना गाइस। और इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे 3a। नाउ गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए स्क्वायर है ना वो ए के इक्वल है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा ए, ये जो 2ia है गाइस ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2a, और माइनस करेंगे इसमें से 3a। ये a और 2a ऐड करेंगे तो बनेगा 3a, 3a में माइनस करेंगे 3a, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे नल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि एक तरह से 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ ये जो आई स्क्वायर है ये आई हो जाएगा, यहाँ पे भी आई हो जाएगा, यहाँ पे भी आई हो जाएगा। आई में अगर नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आई आएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन कहता है कि ए और बी जो है ना वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताना है ए बी माइनस में बी ए कैसा मैट्रिक्स है।
गाइज जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ आए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आंखें बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करके आप पहले तो मैट्रिक्स को मान लेना कि इसका मैट्रिक्स कुछ ना कुछ एक डिफरेंट मैट्रिक्स है, और उसके बाद उसके अंदर ट्रांसपोज अप्लाई कर देना। तो गाइज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ए बी माइनस में बी ए है, ए बी माइनस में बी ए है, इसका वैल्यू जो है वो कैपिटल डी है। और जैसा कि मैंने आपको बोला आपको ट्रांसपोज अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे गाइज ए बी माइनस में बी ए का होल ट्रांसपोज और इक्वल टू में डी का ट्रांसपोज। देखते जाओ गाइज, बहुत आसान है ये। अगर इस वाले ट्रांसपोज को ब्रैकेट पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस में बी ए ट्रांसपोज, हाँ या ना, और यहाँ पे रहेगा ये डी ट्रांसपोज। नाउ गाइज आपको ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी मालूम है ना कि अगर x इंटू वाई दो मैट्रिक्स हैं, इसका ट्रांसपोज करना है तो ये क्रॉस ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होता है, y ट्रांसपोज इंटू में x ट्रांसपोज, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ये वाला यहाँ पे आ जाता है। तो इसी तरह गाइज ये वाला b आगे आ जाएगा तो ये b ट्रांसपोज हो जाएगा, a पीछे हो जाएगा तो ये a ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस साइन, ये वाला ए आगे आ जाएगा तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये बी पीछे चला जाएगा तो ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू में डी ट्रांसपोज। क्वेश्चन कह रहा था ए और बी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है गाइज ए का ट्रांसपोज भी ए है और बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो भी बी है। अगर ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, यानी कि बी ट्रांसपोज की जगह पे बी आएगा, ए ट्रांस की जगह पे ए आएगा, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए और बी ट्रांसपोज की जगह पे बी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज। गाइस अगर आप इसके राइट हैंड साइड में से माइनस साइन कॉमन ले लो भैया कॉमन, वैल्यू बन जाएगा ये प्लस ए बी माइनस में बी ए, प्लस ए बी माइनस में बी ए इज इक्वल टू में डी ट्रांसपोज। यहाँ पे गाइस हमने ए बी माइनस बी ए को माना था कैपिटल डी है, और ये आ गया यहाँ पे देखो सेम ए बी माइनस बी ए, इसकी जगह पे डी लिखोगे तो बनेगा ये डी ट्रांसपोज। गाइज आपके पास आता है कि जो डी ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ डी के इक्वल है, जो डी ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ डी के इक्वल है, इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना गाइज, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। एंड नाउ गाइज हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, आपको बताना हो कि ए बी प्लस में बी ए क्या होगा, ए बी प्लस में बी ए क्या होगा, तो इन कमेंट सेक्शन यू नीड टू टेल कि ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये वाला आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यार मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करो, सोल्व करो और बताओ आंसर क्या है। आपका प्रैक्टिस ही तो होगा ना भाई, तो थोड़ा सोल्व करो और बता दो आंसर क्या है इसका। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताने हैं। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं। आप कहेंगे सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे मत पूछा करो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर 6। ठीक है ना गाइस, कितने एलिमेंट है टोटल, 6 एलिमेंट है। गाइस इन 6 एलिमेंट को फिल करना है 0 और 1 की हेल्प लेकर के, इन 6 एलिमेंट को फिल करना है 0 और 1 की हेल्प लेकर के, यानी कि आपके पास 6 पोजीशन खाली हैं ऐसे करके। ठीक है, 6 पोजीशन खाली हैं और 6 पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 2 है। यहाँ पे भी हर जगह पे 2 2 2 2 2 एलिमेंट आएंगे। तो गाइस ये 2 कितनी बार आ रहा है जरा बताओ, गाइस ये 2 कितनी बार आ रहा है बताओ जरा, 6 बार आ रहा है। तो 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 होती है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। आज के बाद आप इस लेवल का क्वेश्चन गलत ही नहीं करोगे। ठीक है ना गाइस, सबसे पहले देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होगा कि इतने नंबर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने हैं, तो उन फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर देख लेना कि कितने पॉसिबल एंट्री आपको फिल करनी है। तो 6 फिलिंग द ब्लैंक्स पे 2 एंट्री फिल करनी है, तो 2 की पावर 6 आ गया। अब गाइस मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा गाइस, आपको बताना है कि 3 मल्टीप्लाई 4 में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 में अगर आप 1 का यूज करोगे, 2 का यूज करोगे और 0 का यूज करोगे, 3 एलिमेंट का यूज करोगे तो टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, आपको बताना है, ठीक है आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा। ठीक है गाइस, 11वां क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है, कहते हैं ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे ए नोट करा,
यानी कि 5xy और 0 नोट करा और इसको इक्वेट करना है ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज का मतलब है जो पहले कॉलम में था उसको रो में लिख दो। तो ये जो 5 और y है ये कॉलम में थे, इसको रो में लिख दो, 5 और y हो जाएंगे। एंड जो x और 0 कॉलम नंबर 2 में है इसको रो नंबर 2 में लिख दो, x और 0 हो गया। नाउ गाइस बताओ जरा वैल्यू क्या बन रही है। आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, ये वाला जो x है इस वाले y के इक्वल है, x और y इक्वल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। गाइज यहाँ से हम यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर और हमारी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए क्या होता है। बट आई विल नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन बेस है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पर। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ी हैं तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। एंड जिसने इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी वो बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व मत करना, क्योंकि अगर आप इसके अंदर बेसिक मेथड से इसको सोल्व करने जाओगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू, और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कैंसिल है, वो हमें नहीं स्टडी करनी। तो जो बच्चा इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व करेगा उसको मालूम है कि कॉलम नंबर 3 में से अगर मैं 7 को कॉमन ले लूं तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इस कॉलम नंबर 2 से मैच हो जाएगी। एंड कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल होने की वजह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है, बट अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और जिनको प्रॉपर्टी आती है वो इसको सोल्व कर लेना, ऑप्शन ए आएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है और इस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 करेंगे 4x आएगा, 4 को -1 से करेंगे तो -4 आएगा। इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है तो बीच में माइनस आएगा। 3 को 1 से करेंगे तो इक्वल टू में यहाँ पर 3 आएगा। 2 को 0 करेंगे तो 0 को लिखने की नीड नहीं है, तो सिंपल सिंपल 3 रहेगा। दोनों माइनस कैंसिल होकर के गाइस वैल्यू बना देंगे +4, तो 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि 4x इज इक्वल टू -1, और कह सकते हैं x का वैल्यू -1/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है a और b को मल्टीप्लाई करो और बताओ इनके कंबाइंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज आप लोग इसकी प्रॉपर्टी नोट कर लो। प्रॉपर्टी होती है इसका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे तो 1 को -1 से करेंगे -1, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, बीच में माइनस, टोटल वैल्यू -7 आ गई। इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, -1 को 3 से करेंगे तो माइनस में 3 आएगा, बीच में माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होकर टोटल वैल्यू 4 बना देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आएगा। -28 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं गाइस ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो बताइए 3a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ka का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है k की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a के, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर है 3 और k का वैल्यू भी है 3, तो आंसर बनेगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। 3 की पावर 3 होती है 27, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, जस्ट इस क्वेश्चन में आपको सिंपल यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले तो गाइस आप इसको लिखोगे, ये बन जाएगा 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 27 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 इंटू 2 करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है ना, 80 आएगा। एंड 4 7 जा 28 हो जाएगा, टोटल 108, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है गाइस ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, दिस इज द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, तो वी विल नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन। जिनको प्रॉपर्टी आती है वो डेफिनेटली ट्राई करना, लेकिन जिनको प्रॉपर्टी नहीं आती टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं आनी है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 2 है, तो बताना है a इंटू में a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है a डैश जो है वो ट्रांसपोज है, अगर ये ना लिखते तब भी हमें मालूम है कि a डैश ट्रांसपोज है ना गाइस।
तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसका वैल्यू बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एंड गाइज आपको मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का वैल्यू डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होता है, यानी कि ये जो ट्रांसपोज है इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के ही इक्वल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, 2 की पावर 2, आंसर 4 हमारा आ जाएगा। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अगर ए का वैल्यू ये दिया हुआ है जो कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो बताइए एडजॉइंट क्या आएगा। गाइज प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे तो डी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट के साइन चेंज करेंगे तो हेयर इट इज नेगेटिव बी एंड हेयर इट इज नेगेटिव सी। सो डी माइनस बी माइनस सी ए ऑप्शन नंबर बी से मैच हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गाइज जो एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 है जिसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट 64 है, तो बताना है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है। गाइज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस में 1। यहाँ पे ऑर्डर है 3 तो 3 माइनस में 1 करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है टोटल 64, तो हम कह सकते हैं गाइज जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका वैल्यू होगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 64। रूट ऑफ 64 का मतलब है 8, तो आंसर विल बी प्लस माइनस 8 ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है अगर आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसका वैल्यू 0 है। तो बताना है गाइस कि एडजॉइंट ऑफ ए किस टाइप का मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। गाइस अब क्वेश्चन में अगर डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो हम इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू गाइस 0 है तो 0 की पावर n माइनस 1। 0 के ऊपर आप कोई भी पावर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी करो, नेगेटिव नहीं करनी, तो इसका आंसर तो 0 ही रहेगा। भाई आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि कह सकते हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी एक सिंगुलर है। एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ए सिंगुलर मैट्रिक्स है गाइस तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि ए है ना वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब आप इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर लेंगे, और अगर आप इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर लेंगे इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर पाते। तो ए जो है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि हमें इसके अंदर फाइंड करना है कौन सी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, कहते हैं डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सही है, हमें फॉल्स वाला देखना है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अगर आप ट्रांसपोज का इनवर्स करोगे तो क्या वो इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, बिल्कुल सही है, ये एकदम सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अगर आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्या वो डिटर्मिनेंट का ही इनवर्स हो जाएगा, यस बिल्कुल सही है। अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट के है तो ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स 1 में के हो जाएगा, ये एकदम सही लिखा हुआ है। यानी कि गाइस जो ऑप्शन नंबर बी है यही हमारे लिए फॉल्स स्टेटमेंट है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम ए स्क्वायर का इनवर्स करेंगे तो वो कभी भी ए इनवर्स के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। अगर हम ए स्क्वायर का इनवर्स करेंगे यानी कि पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे उसका इनवर्स करेंगे तो कभी भी वो ए इनवर्स के पावर 2 के बराबर नहीं होगा। तो ये एकदम सही लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, ये इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अगर ए स्क्वायर का वैल्यू आई है तो बताइए ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। गाइस अगर ए स्क्वायर का वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये होगा कि a को अगर a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये i होगा। अगर a को a से मल्टीप्लाई करने पे i आ रहा है यानी कि गाइस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जो a का इनवर्स है वो a ही होगा। a का जो इनवर्स है गाइस वो a ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर b होगा। नाउ गाइस चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, एंड हमारी बुक में चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिए गए, डेट इज चैप्टर नंबर 7।
सो अब हम यहाँ पे यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 बोले तो कैलकुलस। एंड अगर हम हमारी बुक की बात करें तो कैलकुलस के इस बुक में से हमारे एग्जाम में एक ही चैप्टर आएगा, डेट इज चैप्टर नंबर 8। सो अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ध्यान से इस चैप्टर को हमें करना है। फर्स्ट एमसीक्यू हमारी स्क्रीन पे ये रहा। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x1 और x2 दो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिनको हमने a और b ओपन इंटरवल से लिया है एंड जो x2 का वैल्यू है वो x1 से ग्रेटर है एंड फंक्शन का वैल्यू भी x2 पर x1 की वैल्यू से बड़ा है। तो बताइए जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है। देखिए गाइस इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे दो केसेस होते हैं। पहला केस तो सिंपल सा लेसर देन का होता है और दूसरा केस लेसर देन इक्वल टू का होता है। जहां पर गाइस लेसर देन के साथ इक्वल टू भी आता है, जहां पे लेसर देन के साथ इक्वल टू भी आता है तो वहां पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आता वहां पर हमारा आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस वाले केस का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह गाइस अगर एग्जाम में आएगा x1 इज ग्रेटर देन x2 तो इसके भी यहाँ पे दो केसेस होंगे। x1 ग्रेटर देन x2 होने के बाद अगर आपके फंक्शन का वैल्यू भी इसी तरह से ग्रेटर देन साइन के साथ आता है और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ जो रहेगा वो सिंपल सिंपल डिक्रीजिंग रहेगा, यानी कि वी आर एबल टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। एंड अगर सिंपल सिंपल ये वाला आएगा साइन, ग्रेटर देन का साइन आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है वी आर नॉट एबल टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो गाइज आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इस बातों को ध्यान रखना। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपको कितना आसान करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है तो गाइज क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव का यूज करके क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उससे पहले थोड़ी बहुत चीजें कॉमन ले लेंगे। सो गाइज x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट हमारे पास 3x माइनस में 1 रहेगा। अगर गाइज मैं इस वाले वैल्यू को इक्वेट करूंगा जीरो से तो मेरे x का वैल्यू जीरो आ जाएगा और अगर मैं इस वाले वैल्यू को जीरो से इक्वेट करूंगा तो हमारे x का वैल्यू प्लस 1/3 रहेगा। यहाँ पे गाइज दो इंटरवल आ गए हैं, मतलब दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, एक जीरो है और एक 1/3 है। 1/3 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अगर गाइज 10 हम इस वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। जीरो से 1/3 में गाइज, जीरो से 1/3 में कौन सी वैल्यू ले लें, बताओ आप बताओ। जीरो से 1/3 में कौन सा वैल्यू ले लिया जाए? तो गाइज हम यहाँ पे 1/6 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में 1/6 ले लेते हैं और यहाँ पे 1/6 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 हो जाएगा एंड 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को 1 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव 1/2 आएगा। नेगेटिव 1/2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 1/72 आएगा, यानी कि लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। और इसके बाद जीरो से आगे का वैल्यू लेना है हमें। अगर गाइस जीरो से आगे का वैल्यू चेक करेंगे तो बताओ कौन सा वैल्यू आएगा। अरे बोलो ना भाई, जीरो से लेस देन पे वैल्यू कौन सा आएगा? -10 आएगा ना मेरे भाई, -10 आएगा इसके बीच में, है ना। तो आप यहाँ पे -10 पुट कर दो। -10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। -10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 30 आएगा। माइनस के 30 को -1 के साथ कंबाइन करोगे तो -31 हो जाएगा। तो 100 को अगर -31 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे गाइज ये इंक्रीजिंग है 1/3 से लेकर इन्फिनिटी में। किस में इंक्रीजिंग है? 1/3 से लेकर इन्फिनिटी में, ऑप्शन नंबर ए में। गाइज क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फंक्शन इंक्रीजिंग है 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी में। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि कौन से इंटरवल पर जो मोड फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। कौन से इंटरवल पर मोड फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब लगातार बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। सो गाइस ये हमारा ग्राफ है और ग्राफ पे मोड फंक्शन वी शेप का फंक्शन होता है, यानी कि इस तरह से ये फंक्शन बना होता है ना। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो ये फंक्शन लगातार डाउनवर्ड 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 जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन कर्व।
और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फंक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, 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 यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन कर्व। और यहाँ पे आपको मालूम है 0 पॉइंट है। सो गाइस 0 पॉइंट से लेकर के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगी आपका फंक्शन क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो आंसर बनेगा 0 से इंफिनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझे बात को गाइस? बच्चे कह रहे हैं सर हमने ग्राफ बना करके तो अपनी बुक में कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करा, हमने तो सर पहले डेरिवेटिव करा है, डेरिवेटिव के बाद क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करा है, उसके बाद करा है। सो गाइस आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इजी मेथड है वो मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकल मेथड इस क्वेश्चन के लिए इजी मेथड था। अगर आप डेरिवेटिव की हेल्प से करेंगे तो पहले आप एफ डैश एक्स कर लो, एफ डैश एक्स करोगे यानी कि आपको डी बाई डी एक्स करना है मोड एक्स का। तो इसके आगे के स्टेप्स आप अपने आप कर लेना, आपका आंसर 0 से इन्फिनिटी ही आएगा। जो बेस्ट मेथड है और इजी मेथड है वो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन के लिए। ग्राफिकल मेथड जो है वो इजी मेथड है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम पहले डेरिवेटिव तो करेंगे ही करेंगे और साथ में हम यूज करेंगे हमारे क्लास 11th का लोगरिथम कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a की पावर x मल्टीप्लाई बाय log a। ठीक है, a की पावर x मल्टीप्लाई log a। नाउ गाइस अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे ये जो log a है इसमें हम a की पावर क्या रखें, पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, तो क्या रखें सो डैट हमारा log a पॉजिटिव रहे। क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे a की पावर x में x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, चाहे माइनस पुट करो चाहे प्लस पुट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एंड ये वाला फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इसके इंक्रीजिंग होने पर इफेक्ट डालेगा ये log a। क्या इफेक्ट डालेगा? log a इफेक्ट डालेगा। तो log a हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और हमें अब ये आइडेंटिफाई करना है कि जो log a है वो पॉजिटिव कौन सी वैल्यू पे होता है। ठीक है, log a जो है वो कौन सी वैल्यू पे पॉजिटिव होता है। सो गाइज आपको ये बात तो मालूम है कि अगर गाइज आपके a का वैल्यू 0.1 होगा, यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर 0.1 होगा तो जो हमारा log a का वैल्यू है, जो हमारे log a का वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सर कैसे? भाई याद करो पुरानी बातों को। आपको फाइंड करना है log 0.1, तो log 0.1 मान लो कि इसका आंसर आएगा y। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? y आएगा। और अगर log 0.1 का आंसर y आएगा, अगर log 0.1 का आंसर y आएगा सो गाइस आप, और यहाँ पे बेस इसका रहेगा 10 है ना, हिडन बेस है तो बेस इसका रहेगा 10। तो अब आपको ये देखना है कि 10 की पावर y करने पर आंसर आपका 0.1 आ जाए। ठीक है, 10 की पावर y करने पे आपका आंसर आना चाहिए 0.1। यानी कि गाइस आप पहचान गए कि आपके y का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1 है, यानी कि इस पूरे लोगारिथम का वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर लोगारिथम का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से आप करके कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। एंड गाइज अगर आपने इसके अंदर a का वैल्यू 1.2 ले लिया या 1.21 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका आंसर डिटरमाइन कर लेंगे अपना। कैसे डिटरमाइन करेंगे इसको? लॉग टेबल से हेल्प, लॉग टेबल की हेल्प लेके फाइंड कर लेंगे। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि इस 1.21 में जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो पॉजिटिव है। भाई इस वाले 1 के अकॉर्डिंग अगर आप अपना कैरेक्टरिस्टिक पार्ट फाइंड करोगे, डेसिमल पॉइंट के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके इसमें कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 0 है। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू आपका 0 है। और अगर आप मैंटीसा पार्ट फाइंड करोगे लॉग टेबल का हेल्प लेके तो वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंटीसा तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर आप log 1.21 का वैल्यू फाइंड करोगे तो डेफिनेटली ये वाला आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो log a है इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहेंगे सर आपने ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को क्यों नहीं देखा? अरे भाई देखा तो था, देखो मैंने ए को 0 के आसपास का वैल्यू लिया था, हमने 0 को 0 के आसपास का वैल्यू लिया था, तो 0 के आसपास पे आंसर तो नेगेटिव आ रहा था। तो क्वेश्चन जो है वो इंक्रीजिंग का है, नेगेटिव का है ही नहीं, डिक्रीजिंग का है ही नहीं, तो 0 के आसपास का कोई भी आंसर हो ही नहीं सकता।
तो 0 के आसपास का कोई भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा ए का वैल्यू 1 से बड़ा है। और वो क्यों है मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो बात को। तो फोर्थ का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ए ग्रेटर देन 1। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम वही है, फटाफट से डेरिवेटिव कर लो। जब आप fx का डेरिवेटिव करोगे f डैश x, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में x मल्टीप्लाई लॉग a। 1 अपॉन में x मल्टीप्लाई लॉग a। सर ऐसा क्यों? अरे फॉर्मूला है, अगर आप डी बाई डी एक्स करते हो log e x का, log e x का, तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन में x मल्टीप्लाई log e, और log e का आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 बाई एक्स हो जाता है। बट अगर e ना लिखा हुआ आए, a लिखा हुआ आए, तो आप क्या लिखोगे log a x के आंसर में 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई log a। अब log a तो 1 होता नहीं है, तो इसलिए log a रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया f डैश x का 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय log a। अब हमें बताना है कि इसका वैल्यू इंक्रीजिंग कब रहेगा। तो गाइज आपको ये बात तो मालूम है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता, ना ही 0 हो सकता। 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, ना ही ये 0 हो सकता। यानी कि इसका जो वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब x की वैल्यू पॉजिटिव होने के बाद हमें डिसाइड करना है कि log a कैसा रहेगा। तो log a के लिए मैंने सारा कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में बताया कि log a पॉजिटिव तभी रहेगा जब वो 1 से ग्रेटर होगा। तो 1 से ग्रेटर होने का मतलब है गाइस, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है x प्लस में 1 बाई एक्स, और कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, और बताना है कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगा। तो गाइस सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि f डैश x करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसी डेरिवेटिव को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। तो x की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 आएगा। अब डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि x की पावर 2 माइनस में 1 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि x की पावर 2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर आंसर आ गया x इक्वल टू प्लस 1, और वी कैन से x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है गाइस, x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1। नाउ गाइस क्वेश्चन कह रहा था कि जो x का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये नेगेटिव आंसर नहीं लेना है, आपको लेना है प्लस का 1। ठीक है, आपको लेना है प्लस का 1। नाउ गाइस हमारे क्वेश्चन के अंदर x का सिर्फ एक ही वैल्यू आया। कितने वैल्यू आए? एक ही वैल्यू निकल के आया। तो गाइस इस वाली वैल्यू को अगर आप फंक्शन में पुट करोगे तो वही आपका आंसर ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू जनरेट करेगा। तो fx आपको दिया हुआ है x प्लस में 1 बाई एक्स, एंड इसमें अगर हम 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो बनेगा 1 प्लस में 1 ओवर 1, यानी कि टोटल वैल्यू 2। तो हमारे फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट आंसर है वो 2 रहेगा। बट गाइस हम देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन में कहीं पे 2 तो दिया ही नहीं हुआ, एक -2 है, एक 0 है, एक 3 है, और लास्ट में एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हम मानेंगे गाइस इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि जो fx जो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 आया है वो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, ओके। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई क्या होगा, और क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई का टोटल वैल्यू 8 है। सिंपल सिंपल गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है, राइट, मैक्सिमम मिनिमा का है। तो मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट p का वैल्यू है वो x इंटू वाई है। नाउ यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो हमारे y का आंसर होगा वो 8 माइनस में x होगा। 8 माइनस में x यहाँ पे पुट कर देंगे, x विल बी सेम, y की जगह पे 8 माइनस में x आ गया। सो प्रोडक्ट p इज इक्वल टू 8x माइनस में x की पावर 2 हो गया। नाउ गाइस ये आपका फंक्शन आ चुका है, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। सो dp डिवाइडेड बाई dx, this should be equal to 8 माइनस में 2x, एंड नाउ dp डिवाइडेड बाय dx को इक्वेट कर देंगे 0 से। सो 8 माइनस में 2x का टोटल वैल्यू 0, यानी कि गाइस हम कह सकते हैं x का वैल्यू आएगा 4। अगर गाइस हमारे x का वैल्यू 4 है तो कह सकते हैं गाइस इसी एक वैल्यू पर हमारे फंक्शन का आंसर मैक्सिमम होगा। गाइस जब एक ही वैल्यू निकल करके आती है तो उसको डबल डेरिवेटिव करके चेक करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको एमएल अग्रवाल के एमसीक्यू वाले सॉल्यूशन में भी कहा था, याद है आप सबको? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे अगर याद है तो।
तो अगर एक ही क्रिटिकल वैल्यू निकल के आती है तो वही आपका क्वेश्चन बोलेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम बोलेगा तो मिनिमम होगा। तो आपको यहाँ पे 4 पुट कर देना है। फंक्शन कहाँ पे है भाई, फंक्शन किधर है, x इंटू वाई बताना है ना आपको, यहाँ पे इधर इस वाले फंक्शन में आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस में 4, यानी कि ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16, यानी कि हमारे x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू होगा 16, ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 कोई क्वेश्चन है, कहते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन बताओ क्या होता है यार। भाई जो प्रॉफिट फंक्शन होता है वो रिवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन होता है। टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट फंक्शन होगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना हल्के लेवल का क्वेश्चन है ये। गाइज यहां से हम यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड यूनिट नंबर 4 का चैप्टर हमारी एमएल भार्गव बुक में वॉल्यूम नंबर 1 में चैप्टर नंबर 12 दिया हुआ है। तो अब हम यहां से चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर एक रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये है तो बताइए k का वैल्यू क्या है। गाइस आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि प्रोबेबिलिटी के टोटल का वैल्यू 1 होता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हैं, इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड करोगे तो इक्वेट कर दो 1 से, आपके k का वैल्यू आ जाएगा। तो गाइस इस वाले k में ये वाला k ऐड करेंगे तो 2k हो जाएगा, 2k में 2k ऐड करेंगे 4k, 4k में 2k ऐड करेंगे 6k, 6k में 3k ऐड करेंगे 9k, यानी कि गाइस 9k का वैल्यू 1 है तो बोलेंगे k का वैल्यू 1/9 है, ऑप्शन नंबर सी। लड्डू लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बताना है कि ex का वैल्यू क्या होगा। गाइस ex का वैल्यू आपको मालूम है ये मीन के बराबर होगा, इट इज ए एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये मीन के बराबर होगा और मीन होता है x मल्टीप्लाई बाय पी एक्स का टोटल, x मल्टीप्लाई बाय पी एक्स का टोटल, राइट। तो इनको अच्छा देखो क्वेश्चन कितना समझदार बन रहा है अपने आप को, k का वैल्यू नहीं दे रखा इन्होंने, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, पहले इसमें k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इन सभी को एडिंग करना है और इक्वेट कर देना है 1 से, राइट। तो इक्वेट करेंगे 1 से तो 5 में 7 ऐड करेंगे 12 आएगा। अरे आप भी मेरे साथ करवाओ यार, 5 में 7 ऐड करेंगे 12 आएगा, 9 में 11 ऐड करेंगे 20 आएगा, 20 में 12 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। यानी कि गाइस अगर 32 को k से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 1 होगा, तो कह सकते हैं कि हमारे k का वैल्यू टोटल 32 होगा, ठीक है ना गाइस, k का वैल्यू 32 होगा। नाउ आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अपॉन में k बन जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिंग करना है 21 अपॉन में k, ठीक है ना। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 अपॉन में k। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल 55 अपॉन में k हो जाएगा। सबको एडिंग करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 10 और 21 को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 31 होगा, 36 इसमें ऐड करेंगे, 36 ऐड करने पे वैल्यू बन जाएगा 67 और 67 में 55 ऐड करेंगे तो 7 + 5 इज 12, कैरी चला गया 1, 6 + 6 इज 12, 122 आ गया, यानी कि आंसर होगा 122 अपॉन में 32, 122 अपॉन में 32। तो 122 अपॉन में 32 का मतलब क्या बना गाइस, बताओ जरा एक बार। आप कहेंगे सर ये वाला तो वैल्यू आ गया 4.125, 4.125, यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका आंसर है 4.125, बट वो हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा। तो मुझे लगता है गाइस डेफिनेटली इन्होंने ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये हमसे k का वैल्यू ही डिटरमाइन करवाना चाह रहे थे, क्योंकि देखो k का वैल्यू 32 है तो 32 हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच होता है ना। तो कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी बुक में भी मिस्टेक हो जाती है, आप अपनी बुक में करेक्शन कर लो। अगर ऑप्शन से मैच करवाना है तो यहाँ पे इसको क्रॉस करके कर लो द वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k इज 32। बट अगर क्वेश्चन बोलेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए क्या है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा 4.125, ठीक है। तो आप इसको अपनी तरफ से करेक्ट कर लेना। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि x अगर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका वेरिएंस क्या होता है। वेरी वेरी सिंपल है गाइस, जो वेरिएंस होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है, x की पावर 2 का एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस में मीन का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। और अगर इसका रूट कर दें तो क्या होता है मुझे आप बताना।
अगर हम इसका रूट कर देते हैं तो मुझे आप बताना क्या होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मीन होता है या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल है और पी जो है वो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, तो बताइए मीन क्या होता है। गाइस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो एनपी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि अगर m जो है वो मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बताइए वेरियांस क्या होता है। गाइस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरियांस दोनों बराबर होता है, यानी कि आंसर होगा वेरियांस इक्वल टू m, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अगर m एक मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। गाइस अभी मैंने आपको बताया जो मीन का वैल्यू होता है वही हमारे वेरियांस का वैल्यू होता है, और क्वेश्चन कहता है कि मीन का वैल्यू m है। एंड गाइस जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो रूट ऑफ वेरियांस होता है, और वेरियांस का वैल्यू m है, तो आंसर होगा रूट m बोले तो ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कौन से वेरिएबल पर एप्लीकेबल है। तो गाइस ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़कर सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर एप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल पर एप्लीकेबल होता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर m जो है वो मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बताइए प्रोबेबिलिटी r इक्वल टू 0 का आंसर क्या होगा। गाइस प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू 0 का अगर आंसर फाइंड करना है तो पहले फॉर्मूला नोट करना होगा। फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ r। क्वेश्चन कहता है कि r का वैल्यू 0 लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0। m की पावर 0 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस m सेम रहेगा, यानी कि गाइज हमारा आंसर होगा e की पावर माइनस m। e की पावर माइनस m बोलें तो ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल पर एप्लीकेबल होता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो कैसा होता है। तो भाई बेल शेप कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? बेल शेप कर्व होता है। सर बेल शेप कब बोले तो अरे भैया नॉर्मल कर्व का ये जो डायग्राम बनाते हो इसको बेल शेप कर्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? बेल शेप कर्व कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो बेल शेप कर्व है। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके सिमेट्रिक होता है। बहुत आसान है, ये मीन के सिमेट्रिक होता है, सोचना ही नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अगर एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यानी कि जेड की बात हो रही है, तो जो कैपिटल जेड है कैपिटल जेड में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू गाइस 1 होता है, याद रखना। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 होता है और मीन का वैल्यू 0 होता है। लिख लो यहाँ पे आप, ठीक है। आपके मीन का वैल्यू 0 होता है और आपके एसडी का वैल्यू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, स्क्यूनेस आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। स्क्यूनेस आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक नॉर्मल कर्व को शो करता है। तो क्लास 11th के अकॉर्डिंग स्क्यूनेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप स्क्यूनेस फाइंड करो और स्क्यूनेस का वैल्यू 0 आ जाए तो वो एक नॉर्मल कर्व को शो करेगा। और नॉर्मल कर्व के डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि हमारे स्क्यूनेस का वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी। कल को गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि अगर स्क्यूनेस का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। स्क्यूनेस का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है। तो पॉजिटिव होने पे गाइस हम ये कहते हैं अगर स्क्यूनेस आपका पॉजिटिव है तो ये एक राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ये एक राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर स्क्यूनेस का वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होगा? नेगेटिव होने पे ये लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सारी बातें गाइस आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैंने जस्ट आपको रिकॉल करवाई है। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि नॉर्मल कर्व का जो शेप है वो इन चारों में से किस ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो वो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करता है।
किस पे डिपेंड करता है गाइज? स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करता है। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आप इंक्रीज करते जाओगे उतना ही कर्व आपका नीचे से और ऐसे चौड़ा होता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? नाउ गाइज यूनिट नंबर 6 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट है एंड जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, और साथ में टाइम सीरीज भी है, बट टाइम सीरीज हमारा टर्म 2 में आएगा। एंड अगर हम एमएल भार्गव बुक की बात करें तो एमएल भार्गव का जो वॉल्यूम नंबर 2 है, तो वॉल्यूम नंबर 2 में चैप्टर नंबर 14 में आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। तो अब हम चैप्टर नंबर 14 इंडेक्स नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गाइस, अगर P0 और P1, वैसे तो मुझे आगे पढ़ने की नीड नहीं है, हम लोग जानते हैं P0 एक कमोडिटी का बेस ईयर प्राइस होता है और P1 एक कमोडिटी का करंट ईयर प्राइस होता है। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। एवरीबडी नो प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला इज करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू 100, यानी कि P1 बाई P0 इनटू 100, ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक कमोडिटी के बेस ईयर के प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 8080 एंड कमोडिटी के करंट ईयर का प्राइस आपको दिया हुआ है 1030, 130, हम भी क्या बोल रहे हैं 30, 130 दिया हुआ है। देन द इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा। गाइस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक कमोडिटी की बात हो रही है और एक कमोडिटी का जो प्राइस रिलेटिव होता है वही प्राइस इंडेक्स होता है। तो प्राइस इंडेक्स हो जाएगा करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू 100, यानी कि करंट ईयर प्राइस है 130, बेस ईयर प्राइस है 80, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 00 कैंसिल, 4 के टेबल पे 100 को कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 4 के टेबल पे 8 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 13 को अगर हम 2 पे कैंसिल करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, नहीं 7.5 नहीं शरारती बच्चों, 6.5 आएगा। तो गाइस अगर हम 6.5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं 25 इंटू 5 होता है 125, 12 कैरी चला गया, 5 बेस पे आ गया, 25 इंटू 6 होता है 150, 25 इंटू 6 होता है 150, 150 में 12 ऐड करेंगे तो 162, कितना आएगा गाइस 162, एक के बाद पॉइंट है तो 162.5 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है गाइस ये वाला क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्राइस रिलेटिव ऑफ व्हीट इन 2020 एज कंपेयर टू 2018 इज 8080, यानी कि हमें कैपिटल P का वैल्यू दिया हुआ है 8080। आगे कहते हैं द प्राइस ऑफ व्हीट वाज 2020 रुपीज पर केजी इन 2018, 2018 यानी कि बेस ईयर हो गया, रेफरेंस ईयर हो गया, यानी कि ये P0 है। एंड देन इट्स प्राइस पर केजी इन 2020, 2020 आज की बात हो रही है, यानी कि करंट ईयर हो गया। तो आपको करंट ईयर का प्राइस बताना है ना, करंट ईयर का प्राइस यानी कि P1 आपको बताना है। तो P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100 का टोटल वैल्यू हो जाएगा 80, ये 00 कैंसिल हो गया, P1 सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय P0 का वैल्यू 2020 है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, दिस वैल्यू इक्वल टू में 8, ठीक है, ये 00 कैंसिल हो गया, तो हमारे P का वैल्यू आ गया 2 इंटू 8 16, 16 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है गाइस ये वाला, बताओ यार। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड के अकॉर्डिंग जब आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे तो आंसर क्या होगा। वेरी 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 सिंपल है गाइस, आंसर होगा एंटी लॉग समेशन ऑफ P बाय N, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहते हैं कि समेशन ऑफ P1 Q0 का वैल्यू 1900 है एंड समेशन P0 Q0 का वैल्यू 1360 है, तो बताइए प्राइस इंडेक्स क्या होगा। गाइस आपको मालूम है ना कि हम जब प्राइस इंडेक्स नंबर जब स्टडी करते हैं तो उसके अंदर वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारे लास्प्रे होते हैं वो बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्राइस इंडेक्स फाइंड करवाना चाह रहा है आपसे वो लास्प्रे मेथड के अकॉर्डिंग करवाना चाह रहा है। तो लास्प्रे मेथड के अकॉर्डिंग गाइस हमारा आंसर होता है समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको P1 और Q0 का टोटल दिया हुआ है 1900, तो यहाँ पे आएगा 1900, P0 Q0 का टोटल है 1360 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। गाइस आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी 139.7। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें फिशर आइडियल इंडेक्स कैलकुलेट करना है एंड हम सब जानते हैं कि जो फिशर आइडियल इंडेक्स होता है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है L और P का।
एल और पी का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है एल इंटू में पी का ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एल वाला फॉर्मूला चिपकाएंगे पहले। तो एल वाला फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी वन मल्टीप्लाई बाय क्यू जीरो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू जीरो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये वाले हमारे आंसर आएगा एल का, यानी कि लास्ट प्रे इंडेक्स नंबर। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है पास्ट चे इंडेक्स नंबर से। तो पास्ट चे इंडेक्स नंबर होता है समेशन ऑफ पी वन मल्टीप्लाई बाय क्यू वन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू वन। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। गाइस देखो यहाँ पे ये वाला जो 100 है और ये वाला जो 100 है, 100 रूट से बाहर होके 100 ही आएगा। और इसके साथ में आएगा रूट ऑफ P1Q0। P1Q0 का वैल्यू 144 है तो यहाँ पे लिख देंगे 144। इसको डिवाइड करेंगे P0Q0 से। P0Q0 यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे लिख देंगे 90। देन मल्टीप्लाई P1Q1 192 है तो यहाँ लिख देंगे 192 डिवाइडेड बाय P0Q1 बचा हुआ 120 तो यहाँ पे लिख देंगे 120। गाइज 144 और 120 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। 12 के टेबल पे कैंसिल कर दिया। ओके गाइज, जरा यहाँ पे देखो ये वाला है 9090 और ये वाला है 1010। गाइज अगर 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जाएगा और 900 का रूट निकालेंगे तो 30 आएगा। यानी कि गाइज 100 के साथ में 30 भी बाहर आ गया और इसके साथ में रहेगा रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 192। गाइज जो 192 है ना, इसको हम 12 के टेबल पे कट करके थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। तो ये 100 अपॉन में 30 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 12 तो सेम रहेगा। 192 को अगर 12 पे कट करेंगे तो 12 इंटू में 16 हो जाएगा ये। तो 192 12 इंटू में 16 आ गया, ठीक है। ये 12 और 12 में स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 बाहर आएगा, यानी कि 100 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया। और फिर इसे 16 में से स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा। गाइस देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 पे 12 कैंसिल हो गया, 4 पे 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 10 से करेंगे 160, 160 ऑप्शन नंबर सी। गाइस इस क्वेश्चन के अंदर जो भी था कैलकुलेशन था, तो अगर आप कैलकुलेशन किसी दूसरे तरीके से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 160 ही आएगा। आप लोग अपने आप से एक बार करके देखना। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दिया हुआ है समेशन ऑफ W log P 199.50 है एंड समेशन ऑफ W का वैल्यू 100 है। तो बताना है वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में वेटेड इंडेक्स नंबर बताना है तो इसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल। क्या यूज करना पड़ेगा? एंटी लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग टेबल तो हमारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि हमने ये क्लास 11th में किया था। याद आ रहा है आपको? क्लास 11th में एंटी लॉग टेबल था। तो क्लास 12th के अंदर तो एंटी लॉग टेबल है नहीं, तो हम ये वाला क्वेश्चन अभी डिलीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है गाइस तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है P01 बाय वेटेड इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू एंटी लॉग। आपको फाइंड करना होता है एंटी लॉग ऑफ किसका? एंटी लॉग सर, एंटी लॉग ऑफ समेशन W मल्टीप्लाई लॉग P, W मल्टीप्लाई लॉग P डिवाइडेड बाय समेशन W का, ठीक है। इसका आपको एंटी लॉग करना पड़ता है। तो एंटी लॉग नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर, एग्जाम में नहीं आएगा, इसको डिलीट कर दो। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि लास्ट प्रे इंडेक्स नंबर में जो कमोडिटी का वेट होता है वो क्या लिया जाता है। तो हर एक बच्चा जानता है कि बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लिया जाता है। बेस ईयर क्वांटिटी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि पास्चे इंडेक्स नंबर में कमोडिटी के वेट क्या लिए जाते हैं। तो भाई कमोडिटी के वेट करंट ईयर के क्वांटिटी लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कौन सा इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। सो गाइस ऑप्शन नंबर ए फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करवाने के लिए उसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे फिशर इंडेक्स नंबर में ही आता है, क्योंकि फिशर इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन होता है एल और पी का, तो उसकी वजह से टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर देता है। एंड सेकेंडली टाइम रिवर्सल टेस्ट बनाया ही फिशर ने था, तो जो टेस्ट फिशर ने बनाया है वो खुद तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो डेट इज वाई ऑप्शन नंबर ए।
गाइस इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ हमने हमारी बुक में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे टर्म 1 से रिलेटेड वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आप सभी का वेरी 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 दिल से थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है, डेफिनेटली सीखा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। एंड आपके जो भी व्यूज हैं इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एंड जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो होमवर्क करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन सभी होमवर्क के आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और वीडियो को तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना ही करना है। एंड गाइज आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक एमएल अग्रवाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करो, या विजिट मत करो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो या फिर कमेंट सेक्शन में चेक कर लो। मैंने वहां पर एमएल अग्रवाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हो। एक बार फिर दिल से थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैंने जो मेहनत करी है वीडियो बनाने के लिए मुझे उसका थोड़ा सा रिवर्ट बैक कर देना वीडियो को शेयर करके। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।